नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं शहर के मशहूर डॉक्टर इमरान अहमद साहब, जो कि MBBS MD DM कार्डियोलॉजिस्ट हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के। आइए इनसे बात करेंगे। डॉक्टर इमरान अहमद साहब, द लोकल जर्नलिस्ट में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया सर, आपके अचीवमेंट्स बहुत सारे रहे हैं, क्योंकि आप MD भी हैं। तो सर बताएं, किस तरह से इस रास्ते को तय किया आपने? शुक्रिया। आप मुझे मौका दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत मैं शुक्रिया। और ये अगर मेरी ज़िंदगी में जो मैंने अचीव किया है, जो बहुत कम ही अचीव किया, लेकिन इससे अगर किसी और को हमारे एरिया में जो अगर किसी को भी अगर इनकरेजमेंट मिलता है तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। देखिए, जहाँ तक है कि मेडिसिन का जो मैंने तालीम हासिल किया, उस रास्ते में जो मैं गया, तो वो किसी भी स्टूडेंट, किसी भी जो भी बच्चा है अपने एरिया में, खिदरपुर गार्डन रीच एरिया से जिस तरह से करियर गया है, वो उसी तरह से रहा है। हमारा फैमिली जो है तकरीबन 120 साल पुराना फैमिली है यहाँ इकबालपुर में, तो जो आबाई जगह यहाँ है। तो इसमें वहीं छोटे में जो पैदाइश भी वहाँ हुई, वहीं से एजुकेशन भी हुआ। तो पहले तो मेरा ये खुशकिस्मती है कहेंगे कि भाई मेरे अब्बा अम्मी ने पढ़ाई के लिए मैं फ़ोकस रखने की कोशिश की। ख़ासकर खिदरपुर एरिया में जो रहता है कि थोड़ा सा पढ़ाई कर ले रहे हैं, उसके बाद बच्चे भी नहीं खेल कूद में चले जा रहे हैं, माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं, कुछ तो माली तंगत की वजह से भी नहीं पढ़ पाते हैं। मगर इन्होंने ऐसा किया कि मेरे पेरेंट्स ने ऐसा किया कि इन्होंने पढ़ाई में फ़ोकस रखा। मुझे एक इंग्लिश स्कूल, आप जानते हो कि सेंट पॉल स्कूल, अब तो खैर गर्ल्स स्कूल हो गया है, लेकिन पहले बॉयज़ स्कूल था, तो वहाँ मैं गया। क्लास 10 तक वहाँ पढ़ाई की। रिज़ल्ट्स धीरे धीरे अच्छा होता रहा और सही रहा। इस बीच मैं 15 साल में मैंने क्लास 10 पास कर दिया था। लेकिन ये जो 10 से 15 साल जब मैं छोटा था, खेल कूद में भी इंटरेस्ट था, जैसे हर बच्चे का इंटरेस्ट है क्रिकेट में, ये उस वक्त ये था। मगर एक चीज़ था, हमारे जो घर है उसके साथ में एक खुली जगह भी थी, वहाँ अपनी जगह में, लेकिन लोग, जो मोहल्ले के लोग भी खेलते थे, बच्चे खेलते थे। लेकिन अम्मी अब्बा ने एक चीज़ हमेशा हमें सिखाया कि नहीं, आप ज़्यादा खेलोगे अगर, तो क्या होगा कि पढ़ाई में फोकस कम रहेगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि माँ बाप को, ख़ासकर हमारे ये खिदरपुर गार्डन रीच किसी भी एरिया में, जो इंडिया में जहाँ की हम लोग ग्रो कर रहे हैं, जिस एरिया से, पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल रहता है कि उनको कंट्रोल करना। बच्चे तो क्या है कि भाई एक मिट्टी की तरह है, कच्ची मिट्टी की तरह, उनको आप जिस तरह से उसको फॉर्म देंगे वो उस तरह से होंगे ना। तो पेरेंट्स का ये रोल है। तो पेरेंट्स को ये समझना है कि आप किस माहौल में हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई बच्चे ज़्यादा एरिया के बच्चे खेल रहे हैं, पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी नहीं है, या फिर गलत कुछ बात कर रहे हैं, गलत आदतों में हैं, तो तब आप अपने बच्चों को कम से कम उनको उनसे दूर रखें। तो ये मेरे अम्मी अब्बा ने उस वक्त किया। तो इसका जो फल था कि क्लास 10 के बाद फिर जो रिज़ल्ट हुआ, तो 11-12 मैंने सेंट थॉमस बॉयज़ स्कूल से खिदरपुर से किया। वहाँ भी उस वक्त जो क्या 11-12 में मुझे, जब मैं 15-16 साल का था, तब मुझे एक अंदरूनी मेरे अंदर एक हलचल मची कि भाई मैं करियर में करूँगा क्या। ये बड़ा फैक्टर सवाल होता है। ये सवाल अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में अगर आ जाए कि भाई मैं तो अब 15-16-17 साल का हो चुका हूँ, अब तो ये प्रोफेशनल लाइफ में मुझे जाना है, तो मुझे करना क्या है। अब मैं उसी तरह ज़िंदगी खेल कूद में गुजार दूँ, दोस्तों के साथ गुजार दूँ, लेकिन उसको थोड़ा महदूद रख कर पढ़ाई में दिलचस्पी दूँ। क्योंकि अगर आप पैसे वाले फैमिली से हो तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। जी। कुछ नहीं तो कम से कम बिज़नेस आप बाप माँ बिज़नेस में डाल देंगे तो हो जाएगा। तो ये तो था नहीं हमारे पास। फादर वकील थे, एक रिस्पेक्टेड वकील थे, मगर जो है एक मिडिल क्लास इनकम के फैमिली में थे। तो ये हलचल मेरे अंदर मची कि अब मुझे क्या करना। तो 11-12 में मेरा फोकस पढ़ाई में पहली बार लाइफ में उस वक्त मुझे याद है ज़्यादा था। तो वहीं से डॉक्टर साहब आपने मेडिकल के वहाँ से मैं तो साइंस पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग और मेडिकल का चॉइस था मेरे पास, जैसे कि 11-12 में होता है। तो फिर मैं 12 क्लास में जाकर डिसाइड किया कि नहीं भाई मेडिकल का ही एग्ज़ाम देना है। साथ में कुछ अच्छे लोग मिलते गए। मेरे साथ एक जो मेरे क्लोज फ्रेंड थे, पंजाबी थे, मेरे स्कूल के थे, क्लास सेंट पॉल्स के थे, वो भी 12 में, तो वो साथ मिलते। देखिए, किसी भी सक्सेस में सिर्फ बाप माँ का तो रोल होता है, साथ साथ जो
साथ में दोस्त, अगर अच्छे दोस्त मिल गए तो वो भी उसकी भी दिलचस्पी थी पढ़ाई में, वो भी अच्छा करना चाह रहा था, तो हम लोग 2-3 दोस्त मिलकर पढ़ते भी थे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छे दोस्त सेलेक्ट करना, एक तो माँ बाप में, भाई बहन में, अब उसके बाद दोस्त सही सेलेक्ट करना, उससे गाइडेंस मिली हमें। और फिर 12 के बाद मैं अल्लाह के फजल से मैं क्लास 12 में अपने सेक्शन में टॉपर था सेंट थॉमस में। फिर उसी साल जॉइंट एंट्रेंस में मुझे मिल गया। तब तो सीट्स भी काफ़ी कम थे, 400 साढ़े 400 अभी तो बच्चे। अभी तो जितने स्टूडेंट्स हाँ, उससे ज़्यादा सीट्स नहीं, स्टूडेंट्स भी बढ़े हैं, सीट्स भी बढ़े हैं, मगर उस वक्त कॉम्पिटिशन कुछ ज़्यादा था शायद। तो अब वो उसमें मैंने पहले चांस में वहाँ निकाला और कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में एक 17 साल के उम्र में मैं MBBS में वहाँ गया। तो अब मैं आपको बता दूं अपने बारे में, तो मैं जब MBBS में गया तो बड़े बड़े लेक्चर थिएटर्स होते हैं, जी। आपने देखा होगा। जी। अब जिनको पता नहीं, वो मुन्ना भाई MBBS का लेक्चर थिएटर तुमको याद ही होगा कितना बड़ा रहता है। तो वैसी डायस में सब प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, बड़े बड़े टीचर्स वहाँ बैठे हुए थे। मैं 17 साल का एक, और मेरी एक आदत थी, मैं स्कूल के पहले दूसरे बेंच में बैठता था। अब मैं कोशिश किया भाई पहले बेंच में बैठ, मेरे को सब भरा हुआ था, तो मैं जगह ही नहीं मिला, कोई मुझे पहचानता भी नहीं है, मुझे लास्ट बेंच में तकरीबन 250-300 लोग बैठे हुए, लास्ट बेंच में बैठा। लेकिन उस वक्त मैंने एक अहद किया है कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं फर्स्ट बेंच में बैठूं। ये मैंने उस दिन अहद किया था, जो फर्स्ट डे था, इनॉग्रेशन हो रहा था। अब ये सिलसिला चलता गया, पढ़ाई में भी दिलचस्पी रही, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करता रहा कॉलेज में। और पढ़ाई में जो था कि देखिए, एक और चीज़, एक अल्लाह की भी मर्ज़ी, अल्लाह की भी रहमत होनी चाहिए, बाप माँ की दुआ, बुज़ुर्गों की दुआ होनी चाहिए। तो ऐसा देखा कि मैंने जो पढ़ाई की है उसमें मैं कॉलेज में भी फर्स्ट सेकंड हमेशा रहा, 150 स्टूडेंट में। और अगर यूनिवर्सिटी देखें उसमें भी टॉप रैंक में, जब इतने सारे स्टूडेंट में फर्स्ट सेकंड रैंक रहा। MBBS में गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिला मुझे, माशाल्लाह। गवर्नमेंट बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब, ये अचीवमेंट्स में वाकई ये आपके स्ट्रगल जो लाइफ रही डॉक्टर साहब, और जो मेहनती रही वो उसका रिजल्ट मिलता, समरा मिलता। तो आपको बता दूं, मेरी फ़ीस जो उस वक्त थी 224 रुपये, अभी तो फ़ीस काफ़ी बढ़ गई है, 224 रुपये। ये मैं 2001 के टाइम में बता रहा हूँ मैं। तो 224 रुपया था फ़ीस, ये 1 साल का, वो भी माफ़ हुआ स्कॉलरशिप की वजह से। और मुझे 5 या 10 हज़ार का चेक मिला, जिसके लिए मैंने बैंक अकाउंट खोल के वो चेक डाला था। वो गवर्नमेंट से मिला था मुझे। तो ये एक चीज़ रहा, क्योंकि मैं टॉप फर्स्ट सेकंड में आ रहा था, तो ये चीज़ था। साथ ही देखिए, इंसान को अगर आपको कुछ भी चीज़ अचीव करना है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आप क्रिकेट खेलें, कुछ भी खेलें, लेकिन मेहनत आप करेंगे और साथ में आपको उसी के साथ साथ जो अचीव करने के लिए आपको जो जो चीज़ करना वो भी करना पड़ेगा। जैसे कि अब मैं बताऊं कि किताबें तो बहुत महंगी होती हैं, बिल्कुल। मेडिकल लाइब्रेरियन से, मेरे कॉलेज के लाइब्रेरी से मेरा बहुत अच्छा टच था जी। तो वो बेचारा मुझे किताबें काफ़ी दिनों के लिए दे देता था, रिन्यू कर देते। मैं उसी किताब को अपने पास 1.5 साल का सेमेस्टर होता था MBBS में, 1.5 साल एनाटॉमी की किताब है तो 1.5 साल उसको रख लिया, मोटी मोटी किताबें, जो कि मैं शायद वो खरीद नहीं पाते, इतनी महंगी किताब थी। अब और भी रिसर्च में, पढ़ाई में दिलचस्पी भी थी, तो मैं क्या कि मेरे एक भाई थे, फुफेरे भाई, उनका ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी का कार्ड था। तो वो कार्ड को लेकर मैं 4 किताब मिलती थी ब्रिटिश काउंसिल, अगर आप जानते होंगे ब्रिटिश काउंसिल में, तो 4 किताब में 3 मेडिकल की किताब, लेटेस्ट किताब वहाँ मिल जाता था, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी वहाँ से ले लेता था, एक किताब उनके लिए ले लेता था, उनको फिक्शन के तो लेता। अब सेकेंड MBBS सेकेंड सेमेस्टर में गया, जब वो और पढ़ाई ज़्यादा सीरियस हो गई, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी होता है इसमें, तो और भी पढ़ना था मुझे, किताबें मैंने, पैसे का मसला तो था ही तो ये अब मैं कैसे क्या करूं, तब मैं किसी सूरत से मैंने खुद अपना एक कार्ड बनवाया ईयरली सब्सक्रिप्शन में, शायद 800-1000 रुपये सब्सक्रिप्शन था सालाना MBBS का। तो वो भी खैर उस वक्त तो लेट 90s में वो भी महंगा था, तो वो करवाया था। तो अब मैं क्या करता, 4 अपनी किताब रखता था, 2 उनसे, तो अपने 6 किताब लाइब्रेरी से ले लेता था, और अपने जो नेशनल मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी से उससे भी किताब ले रहा था। तो मैंने वो किताब का प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया। तो इससे क्या है कि पढ़ाई की, और कॉलेज में MBBS में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा अल्लाह के फजल से मेरी, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी रहा है। देखिए, इसमें भी ध्यान रहा है कि कॉलेज का प्रोग्राम को होस्ट मैं करता था, बिल्कुल। कॉलेज का कल्चरल फेस्ट भी मैं ऑर्गेनाइज़ किया है, होस्ट भी किया है, तो ये चीज़ रहा है। दोस्त भी मेरे साथ बनते गए, ख़ासकर ज़्यादातर तो जो थे गैर मुस्लिम थे, मगर इतना अच्छा हम लोगों के बीच में दोस्ती था, आपस में समझदारी था, सीनियर्स थे, प्रोफेसर्स थे, जो कि हर मरहले पर
मदद करते गए मुझे। तो ये क्या दिखाता है कि ये हम जो अभी इस माहौल में हैं कि भाई मज़हबी इसमें डिवाइड हो रहे हैं, कास्ट में, रिलीजन में, ये जो डिवीज़न है ये इंसानी डिवीज़न नहीं है। इंसानी जो एक जयता है जो वो आता है कि आपसे किससे किससे दिल का मेल कैसे हो रहा है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। मेरे जो टीचर्स तो खैर वो तो मुसलमान थे ही नहीं, लेकिन वो मुझे इतना क्यों मानते थे? क्योंकि मैं एक अच्छा स्टूडेंट था। एक टीचर को क्या चाहिए कि भाई वो अपना उसका स्टूडेंट पढ़े बढ़े अच्छा करे, उसका भी नाम होता है। तो उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, इसी तरह मेरे दोस्त ने मेरा साथ दिया है। तो डॉक्टर साहब MBBS के बाद फिर आपका अगला मराहल का था? अब जैसे मैंने कहा था कि मैं लास्ट बेंच में बैठा था MBBS के फर्स्ट दिन में, तो वो मेरे दिमाग में तो था, अब वो मेरे दिमाग में जहन में पूरा घुस गया। तो अब मुझे तो आगे बढ़ना था। अब मेरे साथ कई लोग थे MBBS करने के बाद ही प्रैक्टिस में चले गए। उस वक्त तक भी स्पेशलाइजेशन उतना ज़्यादा नहीं था, लेट 90s में भी या 2000 की शुरुआत में भी। मैंने कहा कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे और पढ़ाई करनी है। तो मैंने MD मेडिसिन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ट्रेनिंग की। MD मेडिसिन ट्रेनिंग करते करते मैंने पहले तो एम्स में, मैंने दिल्ली एम्स में मैं भी स्पेशलाइजेशन कर रहा था, बायोकेमिस्ट्री में मैंने किया। फिर साथ में मेरे एक और बंगाली दोस्त थे, वहाँ दिल्ली में ही थे, तो हम लोग फिर भी प्रिपेयर कर रहे थे मेडिसिन के लिए। तो अगली बार जो हुआ तो मेडिसिन में मुझे मौका मिल गया। एंट्रेंस एग्ज़ाम कड़ा रहता है, आप जानते होंगे, MBBS के बाद MD का एंट्रेंस भी। तो फिर मैंने एम्स छोड़कर MD मेडिसिन में मैंने एडमिशन लिया, ये रिम्स रांची, राजेंद्र इंस्टीट्यूट रांची में। तो वहाँ के तकरीबन हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स लेवल के लोग, हाँ, वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, बिहार और इसके झारखंड के सब हाई प्रोफाइल लोग भी वहाँ थे। तो वहाँ मैंने MD मेडिसिन 3 साल किया। 3 साल MD मेडिसिन किया। तो उस देखिए, अगर अल्लाह को जिसको सही रास्ते में लेके आना है, जिनको नसीहत देना है, तो वो अल्लाह खुद से डिसाइड कर लेते हैं। जो ऊपर वाले हैं वो खुद से, चाहे किसी भी मज़हब को आप मानते हैं, वो डिवाइन इंटरवेंशन आपको हो जाता है। ये 3 साल में तो मैं हॉस्टल में था, कलकत्ता में तो रहता नहीं था। तो यहाँ एक जो मुस्लिम डॉक्टर्स थे उनका एक हॉस्टल था अलग। तो वहाँ जाकर मैं वहाँ रोज़ा रखता था, तरावी। मैं उतना शायद रिलीजियस नहीं था उस वक्त तक। तो वहाँ मुझे रिलीजियस अवेयरनेस का पहली बार ये हुआ। और रिलीजियस अवेयरनेस ज़रूरी सबको, आप चाहे किसी भी मज़हब में, क्योंकि ये आपको एक मिडिल पाथ सिखाता है, चाहे आप किसी भी मज़हब में हो। और ये तब क्या है कि आप अपनी फैमिली लाइफ, अपनी सोशल लाइफ को सही तरीक़ा से निभा पाएंगे, ये ज़रूरी होती है। तो वो पढ़ाई के साथ साथ MD मेडिसिन स्पेशलाइजेशन के साथ साथ ये मुझे अवेयरनेस हुआ, रिलीजियस अवेयरनेस। मैं कह सकता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम मुझे वहाँ हुआ। तो उसके बाद डॉक्टर साहब जो कलकत्ता मुस्तकिल, जैसा कि आप अभी मुख्तलिफ अस्पताल से जुड़े हुए हैं, जी हाँ, जी हाँ। तो इस सिलसिले से कुछ बताना। हाँ ठीक है। अब मेरा एक ये था कि मेरी अम्मी की भी ख्वाहिश थी, मेरी अम्मी की ख्वाहिश, तो मैं भी चाहता था कि हार्ट स्पेशलिस्ट बनूँ। तो ये देखिए, MD के बाद MD मेडिसिन, मैंने मेडिसिन में स्पेशलाइज़ कर रहे हैं। अब अगर आपको हार्ट स्पेशलिस्ट या ब्रेन स्पेशलिस्ट बनना है तो उसके लिए उसके आगे और डिग्री पढ़ाई करनी है, उसको कहते हैं DM। तो वो और कम सीट्स है इंडिया में, फॉर इंडिया एग्ज़ाम में। तो उसको फिर मैंने क्रैक किया और DM के लिए मुझे मौका मिला ये SSKM में। SSKM हॉस्पिटल मैंने 2011 में मैं DM कार्डियोलॉजी में वहाँ मुझे एडमिशन हुआ। तो 3 साल उसका भी कोर्स रहता है, वहाँ कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग मुझे मिली। और मैं जो चाहता था अल्लाह के से कि भाई मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट बनूं, जब से मैं MBBS में घुसा था, तो वो मुझे मिला वो। और जब उसके बाद मेरे पास चॉइस था कि प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ सीधे फुल टाइम चले जाऊँ। कई सारे हॉस्पिटल जैसे फोर्टिस हुआ, ये रविंद्रनाथ टैगोर हुआ, BM, वहाँ से ऑफर्स आई मेरे पास। लेकिन मैं सोचा कि भाई नहीं, मैं गवर्नमेंट में रहूँ, तो गवर्नमेंट कॉलेज में रहने का कि टीचिंग भी कर पाऊँगा, बच्चों को ट्रेनिंग भी दे पाऊँगा, साथ में प्रैक्टिस भी कर पाऊँगा। एक सवाल होगा डॉक्टर साहब कि ये जहन में लाना कि जो मैं स्ट्रगल फेस करके आऊँ, बच्चों के भी जो मैं सिखाऊँ, एक माने पैगाम मिले, नए नस्ल को, आने वालों को एक पैगाम मिले, ताकि वो मेडिकल लाइन में अपने आप का कैरियर बेहतर से बेहतर बना सकें। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात की। देखिए, अगर आप किसी भी मज़हब के हो, खासकर इस्लाम के मज़हब को अगर फॉलो कर रहे हैं, तो देखिए ये तो ज़िंदगी टेम्पररी है जी। आखिरत, ये तो हम लोग जो विश्वास करते हैं या जो हम लोग को यकीन है कि आखिरत की ज़िंदगी जो कि परमानेंट ज़िंदगी है। तो ये हम दुनियावी ज़िंदगी में अगर आप कुछ अचीव कर लेते हैं, पहले तो आपको अचीव करना है भाई, आप जो चाह रहे हैं वो अचीव करें, आप उस पोजीशन में जाएं। अगर कि आप अचीव कर पाएँ
तो फिर आप उसको अगर दुनिया को आप उसको अपना जो फ़न है, हुनर है, कोई भी स्किल है, कोई भी आपने जो ट्रेनिंग ली उसको अगर दुनिया को सिखाएं तो ये आप एक तो ख़ुद के लिए खैर एक सवाब कमा रहे हैं, दूसरे की ये तो ये तो दुनियावी जो प्रोसेस ये तो ख़त्म नहीं होने वाला है ना। तो ये अगर ट्रेनिंग आप दूसरे लोगों को दे रहे हैं तो ये आप सोसाइटी के लिए, कौम के लिए, सब के लिए फ़ायदा कर रहे हैं। तो ये इसलिए मैंने कहा कि भाई चलो पैसा तो आता ही रहेगा और वो तो ठीक है भाई, जो वो तो आएगा प्रोफेशनली, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे फैकल्टी होकर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइन किया। आरएमओ था पहले इनिशियली 1 साल, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर हुआ। अब तो खैर मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मेडिकल कॉलेज में और कार्डियोलॉजी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, डीएम स्टूडेंट्स को, एमडी मेडिसिन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अलावा आप और भी कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब? देखिए, मैं तो एक तो हूँ वुडलैंड्स हॉस्पिटल में, जो प्राइवेट प्रैक्टिस वुडलैंड्स अलीपुर जो हॉस्पिटल है, वहाँ जो ऑपरेशन जैसे कि एंजियोप्लास्टी हुआ, पेसमेकर हुआ, वो करता हूँ। साथ साथ एक और 2 हॉस्पिटल्स में हूँ जिसमें से कई सारे पेशेंट जिनको सरकारी स्कीम है, आपने सुना होगा स्वास्थ्य साथी स्कीम है, तो जो मेरे पेशेंट। एक सवाल है डॉक्टर साहब मेरे यहाँ पे, जिस तरह से आप एक स्ट्रगल लाइफ अचीवमेंट्स के साथ आगे आगे अपनी सफ़र ज़िंदगी की शुरुआत की और एक जो मंजिल पाना था वो आपको मिल गया, तो आगे एक जज्बा हुआ, सोच फिक्र हुई कि भाई वालिदैन ने जो तरबियत दी है अब आने वाले समाज को भी कुछ फ़ायदा पहुँचाए, तो गरीबों के लिए किस तरह का काम आप आने वाले दिनों में किए हैं, ये बताएं डॉक्टर साहब। ज़रूरतमंदों के जो नीडी पर्सन है, ये जो आपने ये जो सवाल पूछा है, तो ये आपकी जहनियत को भी ये सिखा। देखिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि एक आपके जहन से वो चीज़ आप रिफ्लेक्ट करता है आपके सोशल लाइफ में, आपके बिहेवियर में। तो एक वक्त ऐसा आया, मुझे लगा कि भाई अब मैं जो ऑपरेशन कर रहा हूँ या पेशेंट एडमिट कर रहा हूँ या ट्रीटमेंट कर रहा हूँ तो पैसे तो आएंगे। अब अगर मैं जो पेशेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, जिस इलाकों से आ रहे हैं, जिन इलाकों से आ रहे हैं, खिदरपुर हुआ, गार्डन रीच हुआ, हावड़ा से पेशेंट्स है, हर मज़हब के, हर जगह के पेशेंट में ज़्यादातर लोअर मिडिल या लोअर इनकम ग्रुप के पेशेंट्स आ रहे हैं। अब उनको मैं ये कहूँ कि भाई 1.5-2 लाख का ऑपरेशन करना है, तो कुछ लोग जिनके पास पैसे वो तो रेडी हो जाते हैं भाई ऑपरेशन, क्योंकि हार्ट का ऑपरेशन ज़रूरी है तो जल्दी करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि वो देर कर सकते, तो वो तो रेडी रहते हैं। पर ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा कि भाई वो उनको मुश्किलात होती है, कोई फ़ोन कर रहा है, किसी ऐसा भी हुआ है कि उनको ज़मीन जायदाद बेच कर पैसा जुगाड़ करना पड़ा। सही है। तो ये मुझे बहुत असर हुआ कि दिल को लगा कि नहीं, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और ख़ासकर कुछ गवर्नमेंट के स्कीम्स भी आए, जैसे कि स्वास्थ्य साथी स्कीम्स हैं, तो उन सब स्कीम्स के लिए उसको यूज़ करके मैंने कई सारे पेशेंट्स का बहुत, इनफैक्ट 90% ऑफ पेशेंट्स का जो ऑपरेशन करता हूँ प्राइवेटली, तो वो मैं ये फ्री वाले स्कीम में कर देता हूँ। जिन लोगों का स्कीम नहीं भी हो रहा है तो उसको किसी सूरत से मैं गवर्नमेंट में लेने की कोशिश करता हूँ कि भाई उनको गवर्नमेंट में फ्री में ऑपरेशन हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट में मेडिकल कॉलेज में सब फ्री है अभी ऑपरेशन, सॉरी, लेकिन बेड्स कम हैं और इनके गवर्नमेंट का एक सिस्टम है एडमिशन का, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ एडमिशन करके इनको फ़ायदा, क्योंकि इमरजेंसी पेशेंट्स रहते हैं ये, तो इनको ये मैंने फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की है। और ये मैं देख रहा हूँ कि जैसे मेरा जो प्रैक्टिस है, मैं ये बंसल एक डायग्नोस्टिक सेंटर है यहाँ बंसल, वहाँ मेरी चेम्बर है, शाम को मैं बैठता हूँ, तो वहाँ भी जो पेशेंट्स आते हैं, मैं साथ साथ जो उनके साथ जो रिलेटिव्स आ रहे हैं वो मुझे दुआ भी देते हैं। अब आप बताइए और क्या चाहिए? पैसा तो पैसा हुआ या पोजीशन हुआ, ये तो दुनियावी ज़िंदगी के लिए है, लेकिन आखिरत के लिए जो है, ये जो दुआ मुझे मिल रहा है, ये मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है। डॉक्टर इमरान साहब, मेरा आखिरी सवाल ये होगा सर कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि मुस्लिम बच्चों में तालीमी रुझान बहुत पहले तो कम देखने को मिलता था, क्योंकि एक गाइडलाइंस जो होता है ना, एक लीडर होता है, सही गाइडलाइन नहीं होने की वजह कर आपके करियर ख़त्म हो जाते हैं। तो एज ए डॉक्टर इमरान अहमद क्या मशवरा देना चाहेगा जो बच्चे ज़ेर तालीम हैं, बिल्कुल उनको, और जो बच्चे बेकारी में घूम रहे हैं, बिल्कुल दो कीमती बातें, तो डॉक्टर इमरान क्या पैगाम देना चाहेगा ऐसे बच्चों के लिए? देखिए, किसी भी मज़हब के हों, किसी भी मज़हब, इंडिया में जो है सभी की हालत एक ही है, चाहे आप किसी भी मज़हब हो, सभी लोअर मिडिल या लोअर क्लास के हैं। तो अब देखिए, मेन चीज़ जो आपको सोचना है, जो बच्चों को सोचना है या बच्चों के माँ बाप को सोचना है अगर बच्चे छोटे हैं, कि देखिए, अगर आप अपने फैमिली, अपने सोसाइटी या अपने देश के लिए सोचना है तो सही रास्ते में चलना है। सबसे पहली बात है कि सही रास्ते में चलना। अगर आपका बच्चा सिगरेट पी रहा है, दोस्तों के साथ
अड्डे दे रहा है नुक्कड़ में, है, तो ये तो अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। खैर मज़हब में भी ये चीज़ नहीं है, तो मज़हबी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। ये क्या कि सही रास्ता में रखेगा, और बच्चों को ये समझना है कि भाई आप अगर पढ़ाई करेंगे, आज अगर वेस्टर्न कंट्री देखें क्यों आगे बढ़ गए हैं, वो उन्होंने डिसिप्लिन रखा है लाइफ में, उनकी स्कूलों में डिसिप्लिन है, जो कि ब्रिटिश स्कूल, जो इंग्लिश स्कूल जिससे हम लोगों ने पढ़ाई की है, तो उन लोगों ने डिसिप्लिन रखा है। लाइफ में डिसिप्लिन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तभी आप जो है कि गलतियां नहीं करेंगे, है, सही रास्ते से भटकेंगे नहीं, और तभी जाकर आप अपने मकसद पर कायम रहेंगे, ये ज़रूरी है। तो सभी चीज़ में अगर आपके पास अगर अब ऐसा मौका है कि आपके पास अभी कोई नौकरी नहीं है, तो कई सारे लोग हैं जिनकी नौकरी नहीं है, कोविड गया है, नौकरी भी चली गई है, तो अब आप क्या करेंगे? भाई आपके पास दो बाजुएं हैं, आप मेहनत कीजिए, मेहनत करके कहाँ से कहाँ कितने लोग चले गए। ये हल्दीराम भुजिया वाला कहाँ से कहाँ चले गए, कि कई सारे एग्जाम्पल में मेहनत से हुआ है। कि आप वो कीजिए, सही और हक का पैसा, जो हलाल पैसा है, हलाल कमाई है, वो आपको सही रास्ता में ले जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको अगर आप किसी भी चीज़ में मुलव्वस हैं जो कि आपको लग रहा है कि ये सही तरीके से पैसा नहीं आ रहा है, तो आप धीरे धीरे, अचानक तो आप कर नहीं पाएंगे, मगर धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि आप उससे दूर जाएं, तभी देखिए ज़िंदगी सही रहेगी, कौम सही रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको पढ़ाई करना है। पढ़ाई, स्कूल में आप अगर जा रहे हैं तो स्टाइल करना, आप पहला काम कम कीजिए कि स्टाइल बंद कीजिए। जहाँ आप हेयर स्टाइल बंद कर देंगे तो क्या होगा कि आप पढ़ाई में दिलचस्पी देंगे, आप लोगों को दिखाने में नहीं जाएंगे। बच्चों को ये, आप जिम जा रहे हैं, आजकल 14-15 साल के बच्चे जिम जा रहे हैं, जिम जाना अच्छी बात है, लेकिन जिम आप तभी जाएं जब आप कुछ अचीव कर लिए भाई लाइफ में, आप एक पोजीशन में चले गए हैं, आप तब जाकर जिम जाएं तो ठीक है, आपका लुक ये है। मगर आपने कुछ अचीव नहीं किया है, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं या अभी अपने जॉब के जद्दोजहद में हैं, तब आप बॉडी बनाकर आप क्या चीज़ दिखाना चाह रही है? बॉडी तो चंद दिनों के लिए है। आप उसी वक्त में अगर आप अपना काम में अगर दिलचस्पी दें तो कहीं आगे बढ़ेंगे। तो सही, अगर आप बॉडी बना रहे हैं तो आपका क्या मकसद है? आप क्या लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बना रहे हैं कि अपने फिटनेस के लिए बना रहे हैं? एक बहुत फाइन लाइन है ये, अगर आप क्रॉस करते हैं तो आप गलती में चले जा रहे हैं। अगर अपनी फिटनेस के लिए बनाए तो अच्छी बात है भाई, मगर तो ये सब चीज़ कौम को देखना है। और कौम के जो रहबर हैं, जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सोशल लीडर्स हैं, वो अपने जो कि छोटे टाइम के लिए अगर सोचते हैं कि भाई हमको पॉपुलर होना है, तो मगर आखिरत में तो आपको जवाब देना है। आपकी ज़िंदगी का जो पूरा जो फहरिस्त तैयार होगा उसमें आपको जवाब देना है। तो हर कौम के लीडर, हर जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको गाइड करना ये बहुत ज़रूरी है। और कहीं ये इंटरव्यू कुछ लोगों को भी अगर ये इंस्पायर करता है शमसुद्दीन साहब, तो मैं समझूंगा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान साहब द लोकल जर्नलिस्ट की टीम के साथ जुड़ने के लिए। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर इमरान अहमद साहब, और द लोकल जर्नलिस्ट से ख़ास मुलाकात में डॉक्टर इमरान साहब की अचीवमेंट्स ऑफ लाइफ। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ, अचीवमेंट्स ऑफ लाइफ कोई खेल नहीं है, क्योंकि आप जो मेहनत करेंगे यही आपको आने वाले मुस्तकबिल में एक समरा मिलेगा, जो आपको इनाम के तौर पर मिलेगा। जो डॉक्टर इमरान अहमद साहब की स्ट्रगल ऑफ लाइफ को देखते हुए, और डॉक्टर इमरान साहब जो है कि MBBS MD DM कार्डियोलॉजिस्ट है और एसोसिएट प्रोफेसर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज हैं, और बहुत सारे अस्पतालों से भी जुड़े हुए हैं। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं ख़ास मुलाकात में डॉक्टर इमरान अहमद साहब के साथ। मैं हूं शमसुद्दीन। आप बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। आने वाले दिनों में फिर आपको कोई एक अजीम शख्सियत से मिलाएगी ये द लोकल जर्नलिस्ट की टीम। बहुत बहुत शुक्रिया।